नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के इकोनॉमिक टाइम्स प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम 3 बिजनेस न्यूज़पेपर से वो आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो आपके इनकम को, खर्चे को, आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसी खबरें अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पे हम वीडियो लाते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती है आपके इन 5 चीजों को। तो शुरुआत करूंगा मैं आज के एक सब ओवरव्यू से। सबसे पहले जितने भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू लेंगे छोटा सा। तो सबसे पहला आर्टिकल है मेडिकल डिवाइस मेकर्स के बारे में। तो मेडिकल डिवाइस मेकर्स जितने भी हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि रिफर्बिश्ड इंपोर्ट्स पर बैन लग चुका है। तो यहाँ पे जितने भी मेडिकल डिवाइस मेकर्स हैं जो बनाते हैं डिवाइसेस, वो काफी खुश हैं। तो जानेंगे क्या है इसमें और किसका फायदा हो सकता है। कई सारे लोग इन्वेस्टेड भी होंगे मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनीज में जो मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं। बुलेट ट्रेन एम्बिशंस प्लान फॉर इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन्स आर लॉडेबल बट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स विल बी नीडेड। तो ये एडिटोरियल आर्टिकल है कि बुलेट ट्रेन एम्बिशंस हमारे कैसे पूरे हो सकते हैं। और जब से गवर्नमेंट ने काफी फोकस करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई रेलवे सेक्टर में, आपने देखा है कि रेलवे के स्टॉक्स ने क्या रिटर्न दिया था पिछले साल की अगर मैं बात करूं। अब काफी ठंडा पड़ा है सब कुछ। तो क्या मतलब फिर कुछ बढ़िया हो सकता है, कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग आ सकता है जिससे फिर से हमें इसी टाइप के मोमेंटम देखने को मिले, फिर से उसी तरीके का विगर देखने को मिले रेलवे कंपनीज में भी। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये है चाइना जीडीपी ग्रोथ 5.4% ऑन पॉलिसी ब्लिट्स एक्सपोर्ट बूम। 5.4% का ग्रोथ आया है और दो रीजन बताए जा रहे हैं इसमें, इसके जीडीपी ग्रोथ रेट में। एक तो पॉलिसी ब्लिट्स और दूसरा एक्सपोर्ट बूम। एक्सपोर्ट काफी बड़ा है। गवर्नमेंट वेइंग ओवर 1 लाख करोड़ एजीआर ड्यूज वेवर। मुझे लगता है ये पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी खबर हो सकती है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, स्पेसिफिकली इन दोनों के लिए अगर 50% वेवर हो गया यहाँ पे पेनल्टीज का, तो पता नहीं ये कितना खुश होंगे और पता नहीं कहाँ जाकर के यहाँ से रुकने वाले हैं। जिस हिसाब से मुझे लगता है ये इतनी बड़ी न्यूज है, इनकी बैलेंस शीट्स इतनी इंप्रूव हो जाएंगी, इतनी इंप्रूव हो जाएंगी, एंड जो मैक्रो है ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री का वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, पिछले 5 साल में मुझे लगता है सबसे बड़ी खबर है अगर आप देखोगे ये होता है ऐसा तो अभी डिस्कस करेंगे आगे। मार्केट्स डेडलाइन फॉर सेकंड स्ट्रेट डिक्लाइन फॉर सेकंड स्ट्रेट वीक। मार्केट लगातार दूसरे हफ्ते भी नीचे रहे हैं। एंड एफपीआई ने करीब 42,500 करोड़ का नेट ओवरऑल एग्जिट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो जानेंगे और क्या क्या चीजें हुई हैं। 7 इंडियन स्पेस फर्म्स ये क्या कर रही हैं, यूएस लिफ्ट ऑफ के लिए रेडी हैं। ये कुछ 7 इंडियन स्पेस फर्म्स हैं जो स्पेस सेक्टर में काम करती हैं, एंड इन्हें चूज किया गया है एक इंडिया यूएस स्पेस डिफेंस कोलैबोरेशन प्रोग्राम के लिए। कंट्रीज ग्रैपल विद श्रिंकिंग एजिंग पॉपुलेशंस। कई सारी कंट्रीज हैं अगर आप देखेंगे तो वो अपने श्रिंकिंग पॉपुलेशन की वजह से परेशान है। इनकी पॉपुलेशन बहुत बूढ़ी होते जा रही है, ओवरऑल एवरेज एज काफी बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, एंड इनका बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा गिर चुका है जो अब ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। मेडिकल डिवाइस मेकर्स इतना खुश क्यों है भाई, और कौन से ये रिफर्बिश्ड इंपोर्ट्स हैं जिस पर बैन लग गया तो इतनी बड़ी चीज हो गई। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, जो कंपनीज मेडिकल डिवाइसेस बनाती हैं, जो भी, क्योंकि आज देखिए आजकल मेडिसिन में टेक्नोलॉजी का काफी यूसेज होता है। बीबी से लेकर के हर छोटी चीज के लिए हम लोग मशीन यूज करते हैं, राइट। तो काफी खुश हैं क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की डिसीजन है कि ये नहीं अलाउ करेंगे रिफर्बिश्ड मेडिकल डिवाइसेस को कि वो इंडिया में एंटर करें। तो यहाँ पे बाहर से जो अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जो रिफर्बिश्ड होते हैं, मतलब जो आपने किसी ने यूज किया और उसके बाद उसने बेच दिया, या शायद खराब हो गया तो उसने बेच दिया, किसी ने उसे खरीद करके रिफर्बिश कर दिया है, लेट्स से उसे ठीक कर दिया है प्रॉपर, एंड उसे फिर वो दोबारा बेच रहा है सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स बेसिकली। तो एक लेटर लिखा गया था प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के CDSCO इनका नाम है। एंड इन्होंने कहा कि कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है जहां पे रेगुलेशन हो पाए रिफर्बिश्ड मेडिकल डिवाइसेस का अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स। तो कोई लाइसेंस जो है इशू नहीं किया जाएगा ऐसे कुछ इंपोर्ट्स के लिए जो ऐसे डिवाइसेस इंडिया में लेकर आए। हमें ऐसे डिवाइसेस इंडिया में नहीं चाहिए, ये इंडिया में मेडिकल डिवाइस रूल्स के अंडर इंपोर्ट नहीं हो सकते हैं। 2017 का ये रूल था जहां सेल और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जा सकती है सेकेंड हैंड मेडिकल डिवाइसेस की रिफर्बिश्ड हो जो।
तो ये रेज करता है कंसर्न अबाउट ग्रोइंग इंपोर्ट ऑफ रिफर्बिश्ड मेडिकल इक्विपमेंट इन इंडिया एंड डोमेस्टिक मेडिकल डिवाइस मेकर्स ने कहा कि ये जो इंपोर्ट्स हैं ये हो रहे हैं विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेशन और ये पेशेंट सेफ्टी को बहुत ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जो डिवाइस बाहर से आ रहे हैं ना तो ये रेगुलेटेड है, पता नहीं सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इससे बहुत खतरा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो बैन है इंपोर्ट्स पर ऑफ यूज मेडिकल इक्विपमेंट, इसे वेलकम किया गया और इंडिया अलाउ नहीं करता है, ये अलाउड था ही नहीं कभी कि आप इंपोर्ट करो सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड कार्स, टेक्सटाइल्स, प्रिंटिंग, मेटल वर्किंग मशीनरी इन कंट्री में। और जो यूज मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट भी है, ये एक एरर था जो गवर्नमेंट ने अब करेक्ट कर दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड फॉर ओल्ड अनसेफ मेडिकल इक्विपमेंट, क्यों? क्योंकि हम ना डंपिंग ग्राउंड बन जाते हैं, दुनिया भर का जो कचरा होता है मेडिकल डिवाइसेस का वो भी यही आता जो वेस्टर्न कंट्रीज है कहीं भी यूज होकर के वहां डिस्पोज कर दिया जाता, वो इंडिया में घुस जाता और एक ई वेस्ट डेस्टिनेशन बन जाते हैं, हमारे पास ई वेस्ट खाली बढ़ जाता पूरी दुनिया का। तो गवर्नमेंट काफी सेंसिटिव है और बहुत सीरियस है वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर के लिए, एंड इसीलिए ये होम ग्रोन मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इन्होंने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जहां डिस्कस किए गए रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स कि किस तरीके से पॉलिसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, और यहाँ पे इसीलिए इन्होंने रिफर्बिश्ड मेडिकल डिवाइसेस के अगेंस्ट इन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि मेडिकल डिवाइसेस जितने भी हैं वो रिफर्बिश्ड इंडिया में नहीं आने चाहिए, या फिर कुछ कंडीशंस के साथ आप इन्हें आने दे सकते हो? आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है बुलेट ट्रेन एम्बिशंस। अच्छा, बुलेट ट्रेन के बारे में हम लोग सब जानते हैं, काफी दिनों से चर्चा चल रही है इंडिया में बुलेट ट्रेन को लेकर के। एंड यहाँ पे एक चीज ये भी है, मैं कहूंगा कि जितने भी मतलब लोग हैं काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन कब स्टार्ट होंगे, सबसे पहले तो राइट। इट इज मतलब काफी पहले अनाउंस हुआ था, इट वाज अनाउंस रियली लॉन्ग अगो, एंड हमने ये भी प्लान किया था कि काफी टाइम लगेगा, लेकिन चीजों में टाइम इसलिए और ज्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे पैसा चाहिए और गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड मनी नहीं है। तो मोदी ने रिसेंटली स्टेट किया कि इट वोंट बी लॉन्ग, ज्यादा दिन नहीं है जब कंट्री विटनेस करेगी ऑपरेशन अपने पहले बुलेट ट्रेन का। एंड ऑब्वियसली ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई बिटवीन जापानीज पीएम शिंजो आबे एंड जब उन्होंने विजिट किया था 2017 में, अब वो नहीं रहे ऑफ कोर्स, बट तब उन्होंने विजिट किया था एंड काफी एक्साइटमेंट थी उस वक्त जब इनॉग्रेशन हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, राइट। आई थिंक हर इंसान एग्री करेगा मेरे से कि ट्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इन्वेस्टमेंट लाना आसान नहीं है। और ये आर्टिकल इसी पे फोकस करने वाला है, मैं आपको पहले बता दूं सोली कि किस तरीके से आप इनोवेटिव मतलब मॉडल्स यूज आप कर सकते हैं, जहां पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से पार्टनरशिप करेंगे कि यहाँ पे फाइनेंसिंग हो पाए। तो जैसे आप देखेंगे जो हमारे रोड और हाईवेज भी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पे भी आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट फंडेड है, वहां पे सेक्टर लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर पैसा लग रहा है प्राइवेट सेक्टर का। तो इस तरीके से वहां इन्वेस्टमेंट आ रही है क्योंकि एक तो प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कहीं भी, तभी आप कहीं जमीन लेते हैं तो आप ये सोचते हैं ना कि भाई मुझे फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि बस आपने ले लिया, नहीं मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट हर आदमी किस चीज के लिए करता है? पैसे के लिए, रिटर्न्स के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि रिटर्न्स वो कमा पाए। तो पीएम का जो स्टेटमेंट था अभी ने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इंडियन रेलवेज का। यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन है, अमृत भारत सॉरी वंदे भारत ट्रेन है, अमृत भारत ट्रेन है, इसके अलावा नमो भारत रेल है। तो जितनी भी चीजें हो रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट एंड BEML है, ये कोलैबोरेट कर रहा है, जहाँ डिजाइन मैन्युफैक्चर हो रहा है 2 प्रोटोटाइप ट्रेन का, जिनकी स्पीड होगी 280 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है डेवलप किया जाएगा नेक्स्ट 2 years में, एंड यहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रायल्स होंगे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर में। प्लान क्या है? प्लान ये है कि जो फर्स्ट इंडिजिनस बुलेट ट्रेन है, जो इंडिया में बना हुआ इंडिजिनस ट्रेन है, वो ऑपरेशन में आ सकता है बिफोर लॉन्ग। एंड रिसेंटली जो नए स्लीपर वर्जन थे वंदे भारत ट्रेन के, उन्होंने 180 किलोमीटर पर आवर हिट किया ड्यूरिंग ट्रायल रन, और जो इंक्रीज है स्पीड ऑफ वंदे भारत में ये हो सकता है टू 280 is based on Japanese experiences, as first Shinkansen in 1964 ran up to 210 which later reached 320। तो बुलेट ट्रेन जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी जापानीज एक्सपीरियंस पे ही हम लोग हमारे नॉर्मल ट्रेन को भी बेस करना चाहते हैं, जैसे वंदे भारत और अमृत भारत, क्योंकि यहाँ पे जापानीज ने भी जो सबसे पहला बुलेट ट्रेन 1964 में लॉन्च किया था, अगर आप देखोगे तो सिमिलरली यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि ये भी 210 की स्पीड पे चल रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, 320 की स्पीड तक वो लेकर गए इसे।
यहाँ पे एन्विज़न किया गया है एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल बुलेट ट्रेन्स का। अच्छा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आई थिंक नाम सुना-सुना लग रहा हो काफ़ी सारे लोगों को, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं। तो यहाँ बात हो रही है डायमंड क्वाड्रिलेटरल की, बट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल काफ़ी साल पहले, आज से 20 साल पहले एन्विज़न किया गया था। तो डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो है बुलेट ट्रेन्स का, ये कनेक्ट करेगा मेजर मेट्रोपोलिसेस को ऑन टोकाइडो शिंकानसेन मॉडल, जो डेडिकेटेड फ्रेट एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड स्मार्ट सिटीज रहेंगे। तो यहाँ पे गोल क्या है, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इनको कनेक्ट किया जाए ताकि सामान जो है, रॉ मटेरियल्स हैं, ये तुरंत इधर से उधर लेकर जाया जा सके। आप इसको तुरंत, जैसे कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है लेट्स से मुंबई में, बैंगलोर में या कहीं भी, तो ये तुरंत वहां से निकल करके जाए कहीं और दूसरे लोकेशन जहां पे कंज्यूमर्स हैं, वहां पर आप इसे तुरंत पहुंचा सकें। तो शिंकानसेन में ऑफ कोर्स एक हाई प्राइस टैग हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंडिजिनस बुलेट ट्रेन जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेंगी, क्योंकि टैब है ₹28 करोड़ पर कार, जो ऑलमोस्ट हाफ है जापानीज रोलिंग स्टॉक के ऑन मुंबई अहमदाबाद स्ट्रेच। लेकिन फाइनेंसेस अरेंज करना जो है ये चैलेंज हो सकता है लोकल बुलेट ट्रेन के लिए। एजेंसीज जैसे कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसीज, इन्होंने सॉफ्ट लोन्स दिए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड इन्होंने नेट गेन्स देखे अपने डोमेस्टिक इकोनॉमीज के लिए इन टर्म्स ऑफ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए जापानीज कितने क्लेवरली काम करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम इंडिया को बहुत ही लो रेट पर लोन देंगे, मतलब हम इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बदले फायदा क्या हुआ जापानीज का, जितनी भी जापानीज इंडस्ट्रीज हैं वहां पे काफी बूम देखने को मिला, उन्हें सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के, जितने भी पार्ट्स आए वो पार्ट्स वहां से आएंगे। तो ओवरऑल जीडीपी बूस्ट और उनकी कंपनीज को काफी बेनिफिट मिला। सिर्फ किस लिए, जो उन्होंने इंटरेस्ट हमसे कम चार्ज किया उसका उन्हें उन्हें इतना फायदा हुआ है, आप ये देखो, राइट। तो ये एक बढ़िया, मतलब मैं कहूंगा ये रहा है, मतलब ओवरऑल पॉलिसी रही है जापानीज गवर्नमेंट की, बहुत ही सॉफ्ट लोन्स पे फोकस करने की। तो इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स हमें चाहिए होंगे कि हम ग्लोबल पेशेंट कैपिटल एंड प्राइवेट सेक्टर फंड्स को लेकर आए यहाँ पर, क्योंकि डायमंड क्वाड्रिलेटरल जैसे बड़े अगर आप प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो तो इसके लिए पैसा आपको बाहर से लेना होगा, आप अपना पैसा नहीं यूज कर सकते। अगर हम अपना पैसा यूज करते हैं तो आप बताइए कि कहां से करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को अगर अभी 10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट करना है, 50 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट करना है पिछले अगले 10 साल 5 साल में, तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट जो आपको लगता है कि फीजिबल है अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए। तो मैं सुनना चाहूंगा कि आप क्या यहाँ पे क्रिएटिव चीजें बोल सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकती है गवर्नमेंट आपके हिसाब से। बट थोड़ी नॉलेज आपको चाहिए होगी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है और पैसा कैसे इकोनॉमी में आता है इस चीज पर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो शिंकानसेन फ्लाइंग है बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, ये इंडिजिनस बुलेट ट्रेन है, कनेक्ट करेंगे अलग अदर मेट्रोपोलिसेस को भी ऑफ कोर्स यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक्सपेंशन की बात चल रही है, जितने भी रीजनल क्लस्टर्स हैं सिटी के, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है सिंगल कम्युनिटी कम्यूटिंग जोन में, और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेगी। इससे जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है कॉस्मोपॉलिटन्स में, ये कम होगा। जैसे आप इमेजिन करो हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई हाईटेक क्लस्टर जो है अगर कनेक्ट हो जाए बुलेट ट्रेन से, जो हाई स्पीड रेल लाइक कन्वेंशनल रेलवे बेनिफिट्स जो है नेटवर्क इफेक्ट्स के, तो यहाँ पे कितना वैल्यू इंप्रूव होगा अदर एग्जिस्टिंग लाइंस का भी, राइट। अगर आप कुछ ही घंटों में ट्रैवल कर पाओ ऐसे कॉस्मोपॉलिटन्स में, तो बहुत फायदा होगा ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अगर कनेक्ट हो जाए। तो क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है इनके बेनिफिट्स को, लेकिन यहाँ पे क्या है, सजेशंस है कि जो सिटीज कनेक्टेड है बाय हाई स्पीड रेल, इकोनॉमिकली वो बेनिफिट करती है ज्यादा देन दोज हु आर नॉट। ना करने से तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ये करना। ऑफ कोर्स यहाँ पे CO2 एमिशंस कम होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो ये बिजली से चलती है, और इसके अलावा अगर आप कार लेके जा रहे हो कहीं पे अकेले, तो ये इकोनॉमी को काफी डैमेज करता है, राइट। कार को लेकर जाना इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी वाइबल। चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ है अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5.4% ऑन पॉलिसी ब्लिट्स एंड एक्सपोर्ट बूम ग्रो कर रहा है। तो चाइना बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले तो डिफ्लेशन को सॉल्व करे, उसकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है, महंगाई दर बड़ी घट रही है वहां पे, और घट इसलिए रही है क्योंकि लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, ठीक है। लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, इसकी वजह से महंगाई दर घट रही है, क्योंकि सामान बिक नहीं रहा है, सामान सस्ता है, और इसकी वजह से कंपनीज का सामान नहीं बिक रहा, तो कंपनीज लोगों को फायर करते जा रहे हैं, तो लोग फिर और कम खर्च कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब नौकरी नहीं है। तो ये देखिए, ये एक होता है विशियस साइकिल बोलते हैं इसे, जो क्रिएट हो गया है चाइनीज इकोनॉमी में, और इसे ये किसी भी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बढ़िया ग्रोथ आई है चाइनीज इकोनॉमी में, जो लेट पॉलिसी ब्लिट्स है और एक्सपोर्ट बूम है ये देखने को मिला। तो डेंजर ये है कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, ये स्टिमुलस को ऐसा ना हो कि इजी कर दें।
एंड जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यहाँ पे 5.4% बढ़ा है इन लास्ट 3 मंथ्स फ्रॉम ईयर अर्लियर, एक्सीड कर गया ज्यादातर एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस को, और ये फास्टेस्ट पेस ऑफ ग्रोथ है पिछले 6 क्वार्टर्स में। जो जंप है यहाँ पे फुल ईयर ग्रोथ आया टू 5% एंड कंफर्म करता है एक एस्टिमेट जहाँ पे शी ने टेलीग्राफ किया था न्यू ईयर पे। तो जो स्टिमुलस बम्प था लास्ट क्वार्टर, एनुअल कंजप्शन ग्रोथ था, ये प्री पैंडेमिक लेवल्स के तो पीछे ही है, मतलब पैंडेमिक से पहले जो कंजप्शन वगैरह था वैसा ही कंजप्शन चल रहा है अभी भी। ऑल्दो चाइना ने, आपको पता होगा अगर आप न्यूज़पेपर वीडियोस देखते हो, कि बहुत बड़ा एक एनुअल स्टिमुलस पैकेज लेकर आया था चाइना, एंड काफी यहाँ पे हमें देखने को मिला कि इसके बाद इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया, वहां का शेयर मार्केट 10 दिन में रिकॉर्ड हाई पर चला गया। बट कहीं ना कहीं अभी भी जो इकोनॉमी में पैरामीटर्स है, मेट्रिक्स है ना, वो ऐसे नहीं आ रहे जो पैंडेमिक से पहले थे। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे बिल्कुल प्रॉपर्टी सेक्टर बेकार हो चुका है, बहुत सारे बड़े बड़े हमें यहाँ पे बैंक्रप्सीज देखने को मिली, डिफॉल्ट देखने को मिले प्राइवेट प्रॉपर्टी सेक्टर में, एंड अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बाय मोस्ट ऑन रिकॉर्ड, डिफ्लेशन परसिस्ट कर रहा है सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर, एंड जो वंस एडजस्टेड था फॉर फॉलिंग प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी एक्सपैंड हुआ सिर्फ 4.2% 2024 में, जो स्लोएस्ट है जब से इकोनॉमी 1970 में जो चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ था ना, वहां पे चला गया चाइना 4.2%। नहीं तो उसके बाद से चाइनीज इकोनॉमी की जो ग्रोथ रही है आप कंपेयर नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया रही है। युआन जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है एज मच एज कितना 0.1% against dollar in both the onshore and offshore markets after data released before pairing the gun। जो benchmark CSI 300 इंडेक्स है ऑफ चाइनीज स्टॉक्स, ये बढ़ा है 0.3% ऊपर। एंड अगर आप स्टिमुलस आउटलुक देखेंगे तो फिस्कल पॉलिसी एक्सपेक्टेड है कि वो सेंटर स्टेज लेगा ऑफ चाइनाज स्टिमुलस पुश दिस ईयर, जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड है कि वो अनाउंस करेगी अपने बजट डिफिसिट को एंड बॉन्ड इशुएंस को इन मार्च। The numbers will give an indication of how much the government is looking to spend। तो यहाँ पे जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज है, पुश है, इस ईयर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बजट डिफिसिट अनाउंस करेगी, मतलब गवर्नमेंट फिर से बहुत ज्यादा उधार लेगी, बहुत ज्यादा उधार लेकर के वो पैसा मार्केट में पंप करेगी, बजट डिफिसिट में रहेगा, मतलब खर्चा ज्यादा रहेगा इनकम से। गवर्नमेंट का प्लान सिंपल है, एंड इससे क्या होगा, ग्रोथ को ये बॉल्स्टर करना चाहेंगे, ग्रोथ को बढ़ाना चाहेंगे इन फेस ऑफ पॉसिबल सेकंड ट्रेड वॉर, क्योंकि दूसरा ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद यूएस और चाइना के बीच में। तो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि करीब जो 60% ऑफ रीबाउंड है इकोनॉमी में, ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ की यहाँ बात चल रही है, वो हुआ चाइना की पॉलिसी टू बूस्ट कंजम्पशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट से। जो स्टिमुलस पैकेज आया, ये इसको सारा क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वार्न किया कि जो इंप्रूवमेंट है ना, ये हो सकता है ट्रांजिटरी हो, ठीक है, एंड इस एक्सपेक्ट करें कि मोमेंटम सॉफ्ट हो जाएगा सेकंड क्वार्टर से, क्योंकि एक्सपोर्ट भी स्लो होगा एंड यहाँ पे वीकनेस भी, हाउसिंग वीकनेस भी आगे चलता ही रहेगा। तो चाइनीज लीडर्स ने प्लान किया था कि बजट डिफिसिट को 4% पे ले आएंगे जीडीपी के। तो ये क्या होगा, काफी मतलब ट्रांजिटरी हो सकता है, यहाँ पे रिस्क भी हो सकते हैं कि ये तब तक ही लास्ट करे जब तक ये स्टिमुलस का इफेक्ट है, और स्टिमुलस का इफेक्ट जैसे ही खत्म हो ये तुरंत नीचे चला जाए। ब्रेसिंग फॉर ट्रम्प, अब चाइना तैयारी कर रहा है ट्रम्प की सबसे ज्यादा, क्योंकि ट्रम्प ने सबसे ज्यादा बार चाइना का नाम लिया है, सबसे ज्यादा चाइना को पनिश करने के बारे में इन्होंने बात की है। तो चाइना जो है इट इज सेट टू अनाउंस कि अपना ग्रोथ गोल क्या रहेगा इनका 2025 के लिए एनुअल पार्लियामेंट्री सेशन में, जो लाइकली जो है सिमिलर होगा इफ नॉट आइडेंटिकल टू द लास्ट ईयर्स बेस्ड ऑन प्रोविंशियल गोल्स ऑलरेडी अनाउंस। लेकिन अगर ये 5% ग्रोथ अनाउंस करना चाहते हैं तो ये टफर होगा फॉर वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो रिटर्न करेंगे टू व्हाइट हाउस नेक्स्ट वीक, और इन्होंने थ्रेटन किए हैं टैरिफ ऑफ एज हाई एज 60% ऑन चाइनीज गुड्स। कहा है कि मैं तो 60% तक का टैक्स लगा दूंगा चाइना पर। तो इसीलिए चाइना इतनी प्रिपरेशन कर रहा है, इतनी तैयारी कर रहा है, इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है कि हम प्रिपेयर्ड रहे हर एक सिनेरियो के लिए, चाहे 60% टैक्स कर दे, 200% टैक्स कर दे, या बैन कर दे, या रिड्यूस कर दे। हर एक सिनेरियो एनालिसिस मेरे हिसाब से चाइनीज कर चुके होंगे इस टाइम पे, और प्रिपेयर कर चुके होंगे कि हर एक सिनेरियो में चाइना को क्या करना है। इन अ बिग रिलीफ फॉर टेलीकोस। अब ये मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी खबर है, गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्कस कर रही है कि कहीं जो 1 लाख करोड़ का एजीआर ड्यू है ना, इसे माफ कर दिया जाए। और इससे सबसे ज्यादा फायदा, ये आर्टिकल कह रहा है किसको होगा, वोडाफोन आइडिया को होगा, जिसकी बैलेंस शीट में सबसे बड़ा उधार ही ये है, और ये हो सकता है बजट में अनाउंस हो। तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है प्रपोजल जहां पे ये कह रहे हैं कि ये वेव करेंगे 50% ऑफ इंटरेस्ट एंड 100% पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज दैट मेक अप बल्क ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज। तो ये जो ड्यूज है ना, ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है, स्पेशली दो अभी जो बड़ी कंपनीज है, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, ये ओ करती है सरकार को, ठीक है, इन्हें सरकार को देना है।
तो इसमें ओरिजिनल जो अमाउंट है ना वो बहुत कम है। जो अमाउंट है, बल्क ऑफ अमाउंट, वो क्या है? वो है पेनल्टीज, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज। मतलब पेनल्टी तो है और पेनल्टी पे भी इंटरेस्ट है। तो 10 रुपए का आपका मतलब ओवरऑल आपको पे करना था सरकार को, लेकिन वो अमाउंट 990 रुपए बढ़ गया। 990 रुपए में इसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज है, ऐसा है। तो 1000 रुपए जो आप वो करते हो उसमें 10 रुपए ही का ही आपने फॉर एग्जाम्पल टैक्स की आपकी पेनल्टी थी, टैक्स वगैरह का था, लेकिन 990 आपका पेनल्टी में चला गया। तो इतना ज्यादा है, तो यहाँ पे इतना फायदा होगा इन्हें अगर ये चीज होती है तो ओवरऑल इनकी बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ सबसे बड़ा जो लाइबिलिटी है वोडाफोन का स्पेसिफिकली वो यही है जो ये गवर्नमेंट को वो करते हैं। एंड वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरीज होंगे। अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो ये मार्क करेगा एक वाटर शेड फॉर टेलीकॉम बिजनेस इन इंडिया। मतलब ये आंसू आने वाली बात है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। ये इतनी बड़ी रिलीफ होगी इनके लिए। एंड मुझे लगता है मेरे काफी सारे जो व्यूअर्स हैं वो इन्वेस्टेड होंगे ऐसे शेयर्स में। वोडाफोन वगैरह में तो स्पेसिफिकली रिटेल का पैसा बहुत ज्यादा लगा है। रिटेल इन्वेस्टर्स सालों से ले रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली ऐसे स्टॉक्स बहुत लेते हैं जो 7 रुपए 8 रुपए के चलते हैं। तो यहाँ पे इट विल गो अ लॉन्ग वे और इंश्योर करेगा कि जो मार्केट है वो डजंट एंड अप एज प्राइवेट सेक्टर डुओपोली, कहीं दो ही कंपनी यहाँ ना रह जाए। ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, कम से कम 3 कंपनीज रहनी चाहिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो पीपल जो फेमिलियर है मैटर से, उन्होंने कहा कि ये फाइनलाइज्ड अगर हो गया तो जो फाइनेंशियल रिलीफ है वो 1 लाख करोड़ की होगी टेलीकॉम कंपनीज के लिए, और हाफ ऑफ विच जो है वो वोडाफोन आइडिया के लिए होगा। तो टेलीकॉम अभी स्टेयर कर रहा है रीपेमेंट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ एजीआर ड्यूज टू द गवर्नमेंट, एंड ये रेज कर रहा है क्वेश्चंस अबाउट इट्स वायबिलिटी की आगे इन्वेस्ट कैसे करेगा 5G में, जब पैसा सारा गवर्नमेंट को ही देना है, इन्हें इतना सारा बकाया है। तो प्रपोज रिलीफ अगर हो जाता है सैंक्शन, तो वोडाफोन आइडिया, ठीक है, में कम डाउन जो इनके एजीआर ड्यूज हैं ये 52,000 करोड़ से कम हो जाएंगे। एंड फाइनेंशियली रॉबस्ट भारती एयरटेल के लिए हो जाएंगे 38,000 करोड़, एंड टाटा टेली सर्विसेज के लिए हो जाएंगे करीब 14,000 करोड़, एज पर सेट बाय अ सेकंड पर्सन। तो रिलायंस जियो के कोई लेगेसी एजीआर ड्यूज नहीं है, तो इससे कोई रिलायंस को तो फायदा नहीं होने वाला, जियो टेलीकॉम को तो फायदा नहीं होगा। एंड टाटा टेलीकॉम भी अभी ऑफर करता ही नहीं है रिटेल मोबिलिटी सर्विसेज, तो ये सिर्फ एक एंटरप्राइज मोबिलिटी सर्विसेज कंपनी है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। मार्केट्स डिक्लाइन फॉर सेकंड स्ट्रेट वीक। यहाँ पे मार्केट्स हमारे लगातार दूसरे हफ्ते डिक्लाइन हुए हैं, तो क्या रीजन है? इंडियन इक्विटी बेंचमार्क्स, मतलब मैं बात कर रहा हूँ बेंचमार्क्स मतलब निफ्टी और सेंसेक्स की, हमेशा आपको याद रखना है, ये दो इंडेक्स है हमारे। एंड यहाँ पे कंसेक्यूटिव वीकली डिक्लाइन हुआ है। कंसर्न्स हैं एक तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के, कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे आएंगे। रिजल्ट सीजन चल रहा है, मैं बोलूंगा जरूर रिजल्ट्स देखो, कौन से सेक्टर के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और खराब आ रहे हैं तो क्यों खराब आ रहे हैं वो बता रहे होंगे रिपोर्ट्स में अपने। अच्छे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आप उनकी बात सुनो कि क्यों अच्छे आए हैं। तो सेलिंग यहाँ पे लगातार हो रही है, लगातार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा। सेंसेक्स ने एंड किया सेशन ऑन 76,619, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ 450 पॉइंट्स का। निफ्टी भी नीचे था 130 पॉइंट्स। तो फॉर द वीक अगर आप देखोगे दोनों इंडेक्स 1% से डिक्लाइन हुए हैं, और ये लॉन्गेस्ट वीकली लूजिंग स्ट्रीक है 2024 नवंबर से अगर आप देखेंगे। तो जो ब्रॉड निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप है, इन दोनों ने गेन किया एक्चुअली इस हफ्ते। तो लेकिन ओवरऑल जो हमारे बड़े इंडेक्सेस हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है डिक्लाइन में। इन्फोसिस 5.5% से भी ज्यादा नीचे था। सेंसेक्स में सबसे बड़ा लॉस इन्हीं का था, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेंसेक्स स्टॉक था ये। इन्फोसिस का रिजल्ट आने के बाद एक्चुअली ये हमें देखने को मिला कि ये 7% 6% नीचे था। जो सॉफ्टवेयर मेजर है इन्फोसिस, इनकी रेवेन्यू गाइडेंस तो बढ़िया है, लेकिन इनका जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स है इसके ऊपर सवाल उठाए हैं एनालिस्ट ने। एक्सिस बैंक जो डिक्लाइन हुआ करीब 4.7%, ये सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर था सेंसेक्स स्टॉक्स में, और तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है सेंसेक्स के गिरावट में। तो यहाँ पे लोन लॉस प्रोविजन जो है बड़े हैं क्योंकि स्लिपेजेस इंक्रीज हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने संभाला है मार्केट को, यस। देश की सबसे बड़ी मैं कहूंगा जो कंपनी है हमारी लिस्टेड कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 2.6% का गेन था, और इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़िया रहा है, एस्टिमेट्स को इन्होंने बीट किया है, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। जो 1% का डिक्लाइन है ना, सिर्फ आप रिलायंस को इसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, क्योंकि रिलायंस अगर 1% गिर जाता, 2% बढ़ने की जगह 2.5% की जगह, तो मार्केट काफी नीचे होती। तो एचएसबीसी ग्लोबल ने अपग्रेड किया है कि आप बाय कर सकते हो फ्रॉम होल्ड, और यहाँ पे पोटेंशियल कैटलिस्ट है इन फॉर्म ऑफ टर्न अराउंड इन रिटेल एंड स्टार्ट ऑफ न्यू एनर्जी बिजनेस, जो पिकअप कर सकता है मोमेंटम को एंड कंपनी के डिजिटल बिजनेस को। अर्निंग्स कंसर्न और एफपीआई सेलिंग जो है अनसर्टेनिटी है यहाँ पर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ यूएस पॉलिसी शिफ्ट्स एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ रेट कट, जब डोनाल्ड ट्रंप ने की वजह से लीड हुआ है हाफ ऑफ सेल ऑफ इन इक्विटी सिंस अक्टूबर। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से अनसर्टेनिटीज काफी ज्यादा है, और ये एक मेजर कारण है कि जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं स्पेसिफिकली वहां से पैसा जा रहा है
यूएस में बॉन्ड डील्स वहां बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है। तो एफपीआईज ने 3,500 करोड़ के करीब का नेट सेल किया है, और डीआईएस जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड्स और फंड दूसरे फंड्स, इन्होंने 2,500 करोड़ की कम से कुछ बाइंग की है। तो एफपीआईज ने इस महीने करीब 42,500 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं इंडिया से। एंड डोमेस्टिक इक्विटीज एक्सपेक्टेड है कि वॉलेटाइल ही रहेंगे, जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन है, थर्ड क्वार्टर फुल स्विंग में। इन्वेस्टर्स क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स को, टुगेदर विद मैनेजमेंट कमेंट्री एंड ट्रम्प का जो स्वेरिंग इन है एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऑन मंडे। तो पॉलिसी अनाउंसमेंट रहेंगी जिसका स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट पर। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प आए, एक हफ्ता देखें कि वो क्या क्या चीजें अनाउंस करते हैं, तभी हमें समझ में आएगा आगे जो हमारा ओवरऑल अनसर्टेनिटीज है वो खत्म हो जाएंगी। Indian space firms set off for US liftoff. 7 privately held startups हैं from India. इनको चूज किया गया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया यूएस स्पेस डिफेंस कोलैबोरेशन प्रोग्राम के लिए। यस, यहाँ पे पोटेंशियली अनलॉक कर रहे हैं एक लुक्रेटिव और एक स्ट्रेटेजिक मार्केट डोमेस्टिक फर्म्स के लिए जो इंडियन फर्म्स हैं। और जो कंपनीज हैं इसमें कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड हैं, एक तो है स्पेस इमेजिंग कंपनी कैलिडियो, और इसके अलावा जो कुछ कंपनी है जैसे कि रॉकेट मेकर्स हैं एथीरियल एक्स, एआई ड्रिवन कंपनी है श्याम वीएनएल। एंड ये पार्टिसिपेट करेंगे प्रोग्राम में फॉर डिफेंस एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजी, और एक्सप्लोर करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज कि वर्क कर पाए यूएस डिफेंस इनोवेशन यूनिट में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन एंड इमर्जिंग स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है डिफेंस में काफी एक्साइटमेंट रहती है स्पेस सेक्टर जब ग्रो करता है, क्योंकि स्पेस सेक्टर में जो यूज होने वाली चीजें हैं वो डिफेंस में काफी काम आती है, जो इनोवेशन होते हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर है इंडस ब्रिज वेंचर्स और यूएस बेस्ड फेडटेक है। इन्होंने एस्टैब्लिश किया प्रोग्राम कब, सितंबर 2024 में, जहां सिलेक्ट किए 7 इंडियन कंपनीज को। एंड यहाँ पे बातें चल रही हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में, और जो प्रोग्राम ये ऑफर करता है ये काफी वैल्यूएबल रिसोर्स है, मेंटरशिप, एसेंशियल कनेक्शंस इंडस्ट्री लीडर्स के साथ यूएस में। एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि पार्टनर करेंगे फेडटेक के साथ ऑन इनिशिएटिव, जहां पे एक्सेलरेट करेंगे प्राइवेट sector partnership between the two countries in strategic sectors, defense and dual use technologies. Startups को access मिलेगा to the world's biggest defense और space market and potentially work करेंगे US defense industry leaders के साथ, जैसे कि Northrop Grumman, Lockheed Martin, RTX जैसा दो सोर्सेस का कहना है फ्रॉम स्टार्टअप्स। एंड यहाँ पे काफी एज मिल सकता है अगेंस्ट द कंपटीशन, क्योंकि कम्पीट करेंगे यूएस बिजनेस के साथ, जहां पे इनका नीश ही करीब करीब $1.5 billion का है एनुअली। तो यूएस की गवर्नमेंट बॉडीज ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जो डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोग्राम है अभी भी पब्लिक पहले कभी किए गए हैं नहीं, तो हमें देखना होगा। बट मुझे लगता है कि अगर इंडियन कंपनीज वहां जाकर कम्पीट करेंगी यूएस में, तो इनका ओवरऑल स्टैंडर्ड भी काफी इंक्रीज होगा, इनकी थिंकिंग भी काफी ज्यादा और इवॉल्व होगी, क्योंकि वर्ल्ड का जो बेस्ट स्पेस सेक्टर है सबसे बड़ा वो यूएस में ही है। आते हैं आखिरी आर्टिकल पर, कंट्रीज ग्रैपल विद श्रिंकिंग एजिंग पॉपुलेशंस। अब देखेंगे चाइना का जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है ये लगातार तीसरे साल हुआ है, और लोगों को लग रहा था कि यहाँ का पॉपुलेशन डिक्लाइन 2042 से होगा, वो 10 साल पहले ही हो गया। यस, जो ग्रोइंग नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो कन्फ्रंट कर रहे हैं डुअल चैलेंजेस, एक तो पॉपुलेशन डिक्लाइन और एजिंग। मतलब पॉपुलेशन एक तो बूढ़ा होते जा रहा है और पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो रहा है, तो यंगर जनरेशन जो है वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, और जो एडवांसेस हैं हेल्थ केयर में वो एक्सटेंड कर रहे हैं क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, लोगों की एवरेज लाइफ भी बढ़ रही है हेल्थ केयर की वजह से। तो चाइना ने कहा फ्राइडे को कि इनका जो पॉपुलेशन है वो लगातार तीसरे साल गिरा है, 2024 में करीब 1.4 मिलियन गिरा है टू 1.408 बिलियन। एल्सवेयर इन एशिया, जापान का पॉपुलेशन 15 साल से गिर रहा है लगातार, और साउथ कोरिया का जो नंबर है नेगेटिव हुआ है 2021 में। इटली में नंबर ऑफ बर्थ्स अब फॉल हो चुके हैं बिलो 4 लाख फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 19th सेंचुरी, एंड पॉपुलेशन पीक हो चुका है 63 कंट्रीज और टेरिटरीज में, अबाउट हाफ इन यूरोप एंड यूनाइटेड नेशन सेज। तो ग्लोबली जो पॉपुलेशन 8.2 बिलियन लोगों का ये स्टिल ग्रो कर रहा है, जहां पे यूएन प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये 10.3 बिलियन हो जाएगा रफली 60 इयर्स में, एंड उसके बाद ये गिरना शुरू होगा। तो फॉर मेनी कंट्रीज जहां श्रिंकिंग पॉपुलेशन है, जो स्लो मूविंग है लेकिन हार्ड टू रिवर्स ट्रेंड है यहाँ पर, जहाँ पे गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, इंसेंटिव्स दे रही हैं कि आप हमारी तरफ से इंसेंटिव्स लो लेकिन आप बच्चे पैदा करो। तो जापान का पॉपुलेशन करीब 30 लाख से घट गया है 2008 से। जापानीज गवर्नमेंट के जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इन्होंने कहा कि जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है, एंड अगले 6 इयर्स जो रहेंगे ये लास्ट चांस है कि हम पॉसिबली रिवर्स कर पाए ट्रेंड को, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा कभी भी। जो पॉपुलेशन है जापान का ये पीक कर गया था 2008 में 128 मिलियन पर, एंड तब से ये गिरकर आ चुका है 125 मिलियन सिंस देन, और एक जो सेगमेंट है पॉपुलेशन का वो अभी भी ग्रो कर रहा है।
11% इंक्रीज हुआ है फॉरेन रेसिडेंट्स में। यस, जापानीज अब फॉरेन रेसिडेंट्स को लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनका पॉपुलेशन 3 मिलियन बढ़ा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023, मेकिंग अप नियरली 3% ऑफ टोटल। तो चाइना में अगर आप देखेंगे हायर रिटायरमेंट एज है, एल्डरली यूनिवर्सिटीज है चाइना में, वो जो काफी और ज्यादा बढ़ रही है, और जो ट्रेंड है ये सैप कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप स्टडी करेंगे ना पूरी दुनिया में, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से भी चलती है। जो एवरेज एज रहता है ना पॉपुलेशन का और पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर आप देखोगे दोनों के चार्ट्स को, तो ये काफी ज्यादा पैरेलली चलते हैं, हमने देखा है। और जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहीं स्टैग्नेट हो जाता है, हमने देखा है कंपनीज का, कंट्रीज का। तो वुमेन जो है अब पहले से कम बेबीज करना चाहती हैं, डिस्पाइट ईजिंग ऑफ चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी, जहाँ पे 3 बच्चे तक भी अब अलाउड है। वहाँ पे आप 3 बच्चे भी रख सकते हैं, लेकिन जो पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसके बाद से अब लोगों ने ही उसे कल्चर बना लिया कि अब उन्हें और ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए। तो पोप अर्ज कर रहे हैं इटालियंस को कि वो और चिल्ड्रन ट्राई करें कि वो मल्टीपल किड्स रखें अपने पास। एंड जो सक्सेशन है इटालियन गवर्नमेंट्स का, उन्होंने वाव किया है कि वो एड्रेस करेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजंस, जिसकी वजह से इटली में लोएस्ट बर्थ रेट्स हैं। जो नंबर ऑफ बर्थ्स है वो लगातार गिर रहे हैं, फ्रॉम अबाउट 577,000 इन 2008 टू 380,000 इन 2023। जो फैक्टर्स है वो इंक्लूड करते हैं लैक ऑफ ओपनिंग्स फॉर अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, लो सैलरी, ट्रेडिशन ऑफ वुमेन केयरिंग फॉर ओल्डर पेरेंट्स एंड स्टडीज का, ये और भी कुछ रीजंस हैं जो दिए हैं। फॉरेनर्स रिवर्स डिक्लाइन इन साउथ कोरिया, लेकिन ये भी बेयरली हो रहा है। साउथ कोरिया में भी क्या है, ये बाहर से लोगों को लेकर आए हैं, फॉरेन रेसिडेंट्स को, और फॉरेन रेसिडेंट्स अब 10% बढ़ चुके हैं। अब ये हो चुके हैं 1.9 मिलियन, मतलब कितने, 19 लाख, जिसकी वजह से साउथ कोरिया का पॉपुलेशन जो है ओवरऑल हमें पॉजिटिव दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो इनका इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।